नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उचित जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूपक अलंकार शाब्दिक अर्थ बता रखा है। रूप का आरोप, रूप का आरोप, एक रूपता का आरोप लगा दिया जाता है। वही उपमेय उपमान यहां पर काम में आएंगे। उपमेय और उपमान में एक रूपता का आरोप लगा दिया जाता है कि वो उनमें तुलना नहीं होती। उपमा अलंकार में तुलना होती है, रूपक अलंकार में एक ही मान लिया जाता है। दोनों को क्या मान लिया जाता है? एक ही मान लिया जाता है। एक रूपता का आरोप कर दिया जाता है। देखो, आरोप का अर्थ क्या है? दो वस्तुओं को एक ही रूप देना। आरोप का मतलब है दो वस्तुओं को एक ही रूप देना, अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि उन दोनों में कोई भिन्नताएं ना रहे, दोनों को एक ही मान लेते हैं। उसे कहते हैं रूप का आरोप। और रूप का आरोप ही क्या है? रूपक है। जहां पर रूप का आरोप लगा दिया जाता है, आरोप कर दिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। आरोप मैंने आपको बता दिया क्या होता है। दो वस्तुओं को एक ही रूप दे देते हैं, एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को ऐसे जचाते हैं, ऐसे रखते हैं कि दोनों में कोई भिन्नता ही नहीं होती, एक ही लगते हैं। एक जैसे नहीं, एक ही लगते हैं। जैसे होते ही तो अलंकार चेंज हो जाएगा कि उसके समान, वो समान वाला कहां हो जाएगा? उपमा में चला जाएगा। समान वाला उपमा में चला जाएगा, लेकिन यहां पे हमें समानता नहीं, एक ही मानना है। परिभाषा देखो, समझ में आएगा। जहां उपमेय उपमान में एक रूपता स्थापित कर दी जाती है, अर्थात उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक ही हो जाते हैं, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? एक ही हो जाते हैं। वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान देखने के लिए देखो, पहचान कैसे की जाती है? या तो हम शब्द के विग्रह करके देखेंगे। विग्रह करने पर उसमें एक शब्द निकल कर आएगा और वो शब्द होगा रूपी, या फिर शब्दों के बीच में योजक चिन्ह प्रयुक्त होगा, या फिर शब्दों के बीच में क्या होगा? योजक चिन्ह आएगा। ऐसे आता है ना, बराबर नहीं, सिर्फ ये योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। या फिर विग्रह करने पर रूपी शब्द सामने आएगा। जब किसी पद का भावार्थ ग्रहण करने पर दो पदों के बीच में रूपी शब्द की प्राप्ति होती है, वहां रूपक अलंकार होता है। देखो, अगर ऐसा आ जाए निकल के शब्दों के बीच में रूपी शब्द आ जाए तो समझ लेना रूपक अलंकार है। मतलब वहां पे उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया गया है। उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया भी नहीं, बस एक ही है, वो अलग है ही नहीं। समानता बताई जाएगी या तुलना की जाएगी तो वो बात कहां चली जाएगी? उपमा अलंकार में। दोनों को एक मान लिया गया कि बस एक ही है, तो अलग अलग है ही नहीं, एक से ही है। ठीक है, वो हो जाएगा रूपक अलंकार में। और एक जगह और आएगा यही उपमेय उपमान, वहां पे क्या होगी? संभावना। वो जस्ट इससे नीचे वाला अलंकार आ रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक के बाद में उत्प्रेक्षा का नंबर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे संभावना प्रकट की जाती है। यहाँ पे एक रूपता होती है, रूपक में एक रूपता, एक रूपता, रूपी शब्द आता है, योजक चिन्ह आता है, बस इतनी सी बातें याद करनी है। विग्रह करेंगे, शब्द को खोलेंगे तो रूपी शब्द आएगा या योजक चिन्ह आता है, या अपन देख लेंगे कि दोनों को एक सा मान लिया, एक ही मान लिया ना,
एक रूपता स्थापित कर दी, कोई अंतर रहा ही नहीं उनमें, तो वहां पे होता है रूपक अलंकार। और उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलना की जाती है, तुलना की जाती है दो के बीच में, तुलना, दो कौन, यही उपमेय और ये उपमा, दोनों के बीच में तुलना की जाती है, समानता प्रकट की जाती है, वो होता है उपमा। यहाँ पे दोनों को एक ही मान लिया जाता है, एक रूपता स्थापित कर दी जाती है, कोई अंतर ही नहीं रहता, कोई भिन्नता ही नहीं रहती दोनों में किसमें, वही उपमेय और उपमान के बीच में। दो पदों के बीच में रूपी शब्द की प्राप्ति होती है, या फिर हम देखते हैं कि योजक चिन्ह होता है वहां पर। देखो उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। छोटे उदाहरण देखो पहले। चरण कमल, चरण कमल, योजक चिन्ह आया बीच में, अंदाजा लग जाएगा। योजक चिन्ह आते ही हम आइडिया लगा लेंगे कि हाँ रूपी अलंकार, रूपक अलंकार है। थोड़ा सा डिटेल से करो इसको, विग्रह करो इसका। कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, रूपी शब्द आया। कमल नयन, कमल रूपी नयन, कमल रूपी नयन, इसलिए क्या कह दिया, कमल नयन। एक रूपता स्थापित कर दी, आंखों को कमल मान लिया, बस कमल ही है ये आंख है ना, ये कमल है, ये चरण है ना, ये कमल है। योजक चिन्ह रूपी शब्द, याद करना दोनों में अंतर नहीं होता, एक रूपता स्थापित कर दी जाती है, भिन्नता नहीं रहती है। रूपक अलंकार मेन विशेषता इसकी यही है, योजक चिन्ह, या थोड़ा सा खोलेंगे शब्द को, विग्रह करेंगे तो रूपी शब्द आएगा। देखना, अंबर पनघट में, कमल तो फूल है, तो इनमें रिलेशन कैसे बन गया? कमल तो फूल है, इनमें रिलेशन कैसे बन गया? अरे कैसे नहीं बन गया बेटा, कवि है, कवि कहीं भी रिलेशन बना देता है बेटा, क्या कोमलता बात का। कर रहे हो आप। कवि है, कवि कहीं भी रिलेशन बना सकता है, और हम भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। मैं अभी आपको बोल दूं, बुरा मत मानना, कि आपका शरीर तो हाथी सा है, ये लो जी बना दिया रिलेशन, एक तरह से तुलना तो कर दी ना, तो कोई जोर थोड़ी आ गया है बनाने में। नहीं, जैसे है हाँ, नहीं, क्या है ही नहीं, क्या नहीं है, हाथी जैसा शरीर। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो चरणों को हम कमल क्यों नहीं मान सकते, अरे श्री राम के चरण है ना, वो कमल समान है, श्री राम के चरण कमल समान है, श्री राम की आंखें कमल समान है, और कमल समान नहीं है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग तो कमल ही है, उसकी आंखें क्या है, कमल, पता है आपको। एक बार श्री राम, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा डाउट तो होगा इन तीनों में, थोड़ा सा बस सर यही है, वही समझने वाली बात। रिपीट कर दो ना, इसकी डेफिनेशन ही समझ में नहीं आई। तो डेफिनेशन इसी से समझ में आएगी, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप कोशिश करो, समझ में आएगी। बार बार दिमाग में ये बात मत लेकर आओ, नहीं समझ में आएगा, दोबारा देख लेंगे फिर, ठीक है। अब देखो, श्री राम थे, एक बार जब वो सीता को लेने जा रहे थे, अपने यहाँ पे जो राम सेतु था ना, जो बीच में श्रीलंका और भारत की सीमा के बीच में जो समुद्र में राम सेतु बना हुआ है, उसको बनाने से पहले, पहले की बात है कि वो जब जा रहे थे, सेतु पार कर रहे थे ना, उससे पहले वो शिव जी, उसकी माता की आराधना करते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं, दुर्गा माता थी, शक्ति माता जो भी थी, आराधना करते हैं। तो उनकी जब वो आराधना में बैठते हैं, तो अंतिम समय जब वो फूल अर्पित करने का समय आता है, फूल चढ़ाने का समय आता ना, तब उनके पास फूल नहीं था। वो फूल किसी कारणवश फूल लेकर बैठे थे वो, लेकिन वो फूल वहां पर नहीं मिला उस समय। हो सकता है किसी कारणवश वो इधर उधर हो गया, या परीक्षा लेने के लिए कि देखते हैं ये क्या करता है, पूजा कैसे संपन्न करेगा, बिना फूल पूजा संपन्न कैसे होगी, मतलब अंत में जैसे फूल वगैरह अर्पित करते हैं वैसे, तो बिना फूल देखे पूजा कैसे संपन्न करता है। फूल को गायब कर दिया गया, तो अब पूरी पूजा पाठ हो गई उनकी। अब अंत में फूल चढ़ाने का समय आया, तो पूजा की थाली में फूल नहीं था। अब वो पूजा को अधूरी छोड़ नहीं सकते, सारी पूजा के लिए अधूरी कैसे छोड़ूंगा, अधूरी छोड़ूंगा तो मुझे फल कैसे प्राप्त होगा।
तो उनके दिमाग में आया कि बचपन में माँ मुझे कमल नयन कहा करती थी, बचपन में माँ मुझे कमल नयन कहा करती थी, तो क्यों ना मैं इन 2 कमल के फूलों में से एक कमल का फूल निकालकर पूजा की थाली में या माता के अर्पित कर दूं। और जैसे ही वो अपना तीर वगैरह निकालकर एक आंख निकालने के लिए तैयार हो गए, तो बोलते हैं साक्षात देवी माँ उनके सामने प्रकट हो गई और उन्हें वरदान दे दिया, उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया। तो बोल सकते हैं ना ऐसे कि कमल नयन, कमल रूपी नयन, उनकी आंखें क्या है, वो कमल ही है, कमल के समान नहीं, कमल ही है। अगर कमल के समान होती तब तो वो उपमा में चला जाता है, जैसे कमल से नयन, अगर ये बात ऐसे आ जाती कमल से नयन, कमल से नयन, तो बताओ कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा। उपमा। आया समझ में कुछ? आ गया बेटा? हाँ, अभी जिनके आपके क्लियर नहीं हो रहा था, कमल से नयन ये बात ऐसे होती तो हो गया उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पर अब ये कमल से नयन नहीं है, ये है कमल नयन, मतलब नयन को कमल ही कह दिया है, अलग ही नहीं है। ये नयन है ना, ये कमल है, ऐसे बोल दिया सीधा सीधा कमल नयन, कमल रूपी नयन। ठीक है, एक रूपता स्थापित कर दी दोनों के बीच में, एक रूपता स्थापित कर दी बस। नयन कमल ही है, ये कमल ही है बस, ये नयन है नहीं, ये कमल ही है, कमल रूपी नयन है, कमल के रूप में नयन है, ये आंख है। ऐसे ही ये कमल के रूप में चरण है। श्री राम के चरणों की विशेषता यही है, अपने चरणों की विशेषता नहीं है। हाँ, लेकिन बोलते ना नायक नायिका का वर्णन जहां होता है वहां पे इस प्रकार की बातें आ जाती हैं, एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं और एक दूसरे खुश हो जाते हैं, वाह हम ऐसे लग रहे हैं, हम ऐसे लग रहे हैं। ठीक है ना? देखो, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, देखो 3 बार योजक आ गया और शायद तीनों ही बार उपमा रूपक अलंकार भी निकल जाएगा। जैसे मैंने इन 2 में बताया वैसे ही कोशिश करो, विग्रह करो, अंबर विग्रह रूपी करो। पनघट में डुबो रही तारा रूपी घट ऊंचा रूपी नगरी। वेरी गुड, वेरी गुड। नगरी नहीं है, नागरी है। हाँ सॉरी, नागरिक है सर। अंबर, अंबर रूपी पनघट में, अंबर जानते हैं ना, अंबर किसको बोलते हैं? ये प्रसाद की पंक्ति है। प्रसाद कौन? आकाश। आकाश। हाँ, आकाश, वेरी गुड। प्रसाद की पंक्ति है ये। प्रसाद कौन है बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है ये अपने हिंदी का प्रसाद है, और ये कोई मखाने का पतासे का प्रसाद भी नहीं है, ये है हिंदी के प्रसाद है, कवि जयशंकर प्रसाद। कवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं, छायावाद युग के ब्रह्मा, बड़े फेमस है ये छायावाद। मैंने आपको कई बार जिक्र किया क्लास में। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से 3 व्यक्ति अलग अलग प्रसिद्ध हैं। छायावाद का ब्रह्मा है जयशंकर प्रसाद, छायावाद का विष्णु है सुमित्रानंदन पंत, और महेश हो गया कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रसाद की पंक्ति है, अंबर रूपी पनघट में, मतलब अंबर क्या है? अंबर पनघट ही हो गया। कवि जब कल्पना कर रहा है ना, तो उसके लिए तो अंबर क्या हो गया? पनघट। वो सुबह सुबह देख रहा था, सुबह सुबह आकाश को देख रहा था, उसको अंबर है ना, अंबर नजर नहीं आ रहा था, क्या नजर आ रहा था? पनघट नजर आ रहा था उसको। कवि है बेटा, उसको पता नहीं क्या क्या नजर आ जाता है। वो आकाश की तरफ मुंह फाड़ रहा था, अर्थात आकाश की तरफ देख रहा था। बुरा मत मानना कुछ ऐसे शब्द बोल दो तो, ठीक है? आकाश की तरफ देख रहा था, तो उसे अंबर पनघट नजर आ रहा था, मतलब अंबर रूपी पनघट में उसे ऐसा लग रहा था कि अंबर रूपी पनघट में। पनघट क्या होता है? अंबर तो आकाश हो गया, पनघट क्या होता है? तो वही पूछ रहे हैं, आकाश हो गया। नहीं नहीं, वो तो हो गया, लेकिन पनघट बोलते किसको है? घूमता। घूमता। घूंघट। अरे नहीं बेटा, पनघट बोलते हैं जहां औरतें पानी भरने के लिए जाती हैं। पनघट, जैसे पहले कुएं वगैरह के ऊपर औरतें पानी भरने के लिए जाया करती थी, उसको पनघट बोलते हैं। या अपन बोल सकते हैं जैसे आजकल जहाँ पे सरकारी जो टंकियां होती है ना, प्लास्टिक की टंकियां रख देते हैं या बड़ी टंकी रख देते हैं, चारों तरफ नल होते हैं, वो पनघट होता है एक तरह से। ये तो वर्तमान के पनघट है, पहले तो कुओं के ऊपर जाया करती थी महिलाएं, इंडी और मटका लेकर, घड़ा लेकर,
सिर के ऊपर इंडी रखती थी और फिर घड़ा लेकर जाती थी। और वो इंडिया भी बड़ी तरह तरह की होती है, आजकल इंडिया तो देखने को नहीं मिलती, गायब हो गई। सर पढ़ी है। पढ़ी है क्या? ठीक है बेटा, अच्छी बात है, संभाल के रखना उसको, वो विरासत में मिली हुई है आपको, तो उसको संभाल के रखना उसको। हाँ, शीशे में मंडवा लेना उसको, अच्छे से रखना। और किसी दिन बताना अपने पोते पड़पोतों को कि हाँ कि ये मेरे बाप दादाओं के जमाने की इंडी है, ठीक है। अंबर पनघट में डुबो रही, ठीक है ठीक है, चलो आगे। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तारे उसे किसके समान लग रहे हैं? घड़े के समान। अब समान की तो बात ही नहीं करनी, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि समानता का तो जिक्र कहाँ आता है? उपमा अलंकार में। समझाने के लिए कई बार समान शब्द का यूज कर रहा हूँ। हाँ तारा रूपी घट आएगा तो सर सर यहाँ अगर पे। आप हमको हाँ, वही समान बोल के रहा हूँ। समान समझाओगे तो उसमें अलंकार आ जाएगा उसपे तो। अरे तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे बोल दूंगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। मैं दोनों बातें क्लियर कर रहा हूँ। अब ऐसे बात को पकड़ो मत, आप समझने की कोशिश तो करते नहीं हो, आप तो मेरे शब्दों के ऊपर जा रहे हो। अभी ये बोल दिया, अभी ये बोल दिया। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो सीधा ऐसे बोल दूंगा, अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। ये लो जी, हो गया क्लियर। चलो अगला उदाहरण। तो ऐसे शब्दों के ऊपर मत जाओ, समझाने के लिए। अंबर को तो कवि ने पनघट मान लिया। अब मैं बोल दिया मान लिया, लेकिन माना नहीं जाता, मानने वाली बात तो आगे आएगी, वो तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आएगी। लेकिन इस उदाहरण को समझाऊं तो सही। अब ये बात तो क्लियर कर ही दी मैंने कि यहाँ पे एक रूपता स्थापित होती है, माना भी नहीं जाता और समानता या तुलना भी नहीं की जाती। यहाँ पे तो एक रूपता होती है, एक रूपता। अब इतनी बात बता दी तो फिर बार बार में शब्दों के ऊपर मत जाओ, ठीक है। अब मैं मानने की बात कर रहा हूं, तो वो मानना तो अगले उदाहरण में आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में। वहां पे मानना ही जाता है, होता नहीं है। क्या होता है? मानना जाता है। मानो ऐसे लग रही है, मानो ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो बातें आएंगी उत्प्रेक्षा में। हाँ, अंबर रूपी पनघट में कवि ने आकाश को देखा तो उसे आकाश क्या लगा? पनघट लगा। और उसे ऐसा लगा जैसे आकाश रूपी पनघट में कौन? उषा रूपी नागरी। उषा उससे किसके समान लगी? नागरी के समान। नागरी बोलते हैं चतुर स्त्री। नागरी मतलब चतुर स्त्री, या जो नगर में रहती है उसको नागरी कहते हैं। नगर किसको बोलते हैं? नगर को बोलते हैं शहर, शहर को बोलते हैं सिटी। मतलब सिटी में रहने वाली महिला नागरी कहलाती। हाँ बेटा, जिला को बोलते हैं शिकर। तारागढ़ एक बार दोबारा। तारागढ़। अरे तारागढ़ का बताऊंगा, तो बताया नहीं इसका मैंने पहले इसका ले लिया, उसके बाद मैं इसका लूंगा। आप सब्र तो रखते नहीं हो यार। बेटा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। मैं पूछूंगा फिर आपसे कि समझ में आया कि नहीं आया, फिर वहां पे आप पॉइंट अपना रखा करो कि ये बात मुझे पूछनी है। कवि ने अंबर को पनघट ही मान लिया। अंबर रूपी पनघट में कह रहा है कि अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी। उषा किसको बोलते हैं? अब ये उषा किसी का वैसे नाम नहीं है। उषा उषा बोलते हैं पंखा भी तो आता सुबह होने से पहले का समय, सुबह होने से पहले जो हल्की हल्की लालिमा सी आसमान में दिखाई देती है ना, उसको बोलते हैं उषा काल। अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ में आई Yes, बात? sir, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्योदय से जस्ट पहले का जो समय होता है ना, सूर्योदय से पहले का समय, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उषा। उषा काल बोलते हैं उसको। ब्रह्म मुहूर्त तो थोड़ा ज्यादा पहले हो जाता है, लेकिन सूर्य उगने से पहले का जो हल्की हल्की लालिमा सी दिखाई देने, रोशनी से आने लग जाती है ना, उसको बोलते हैं उषा काल। सुबह के समय का वर्णन है। कवि को ऐसे लग रहा है इस आकाश रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में, वो आकाश की तरफ देख रहा है। सुबह सुबह छत के ऊपर चला गया कविता लिखने के लिए, और ऐसे लग रहा है कि इस आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी, वो जो उषा है ना, उषा काल है, उस समय के बारे में बोल रहा है, उस समय के बारे में, अर्ली इन द मॉर्निंग वाले समय, कि उषा रूपी नागरी, नागरी मतलब चतुर स्त्री, उषा रूपी चतुर स्त्री क्या कर रही है?
तारों रूपी गणों को, तारा मतलब तारे, घट मतलब घड़े, तारों को कवि ने क्या मान लिया, घड़ा, मतलब तारे, उसको तारे लग ही नहीं रहे, क्या लग रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, घट, मतलब ये घड़े हैं, तारे नहीं है, घड़े हैं, तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है तो जो तारे होते हैं बेटा वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे आसमान में छिप जाते हैं, डूब जाते हैं, ऐसा लगता है क्या। उसी समय का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है कि अंबर रूपी पनघट में, पनघट जहां पे महिलाएं घड़े डुबो डुबो कर पानी लेकर आती है ना, जैसे तालाब वगैरह को भी बोल सकते हैं, आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, आपने उसमें देखा होगा, श्री कृष्णा वगैरह में देखा होगा, गोपियां ऐसे घड़े ले लेकर जाया करती थी पानी भरने के लिए, उसी में नहा लिया करती थी, उसी में वो घड़ा भर के ले आया करती थी, वो एक तालाब सा हुआ करता था, है ना, याद आया कुछ, वो भी पनघट है। फिर वो पनघट थोड़े पक्के होने लग गए, चारों तरफ वो दीवार वगैरह खींचती, सीढ़ियां सीढ़ियां सी बना दी, उसमें अंदर उतर उतर कर फिर वो घड़े भर भर कर लाया करती थी औरतें। अब घर घर में पनघट हो गया, सीधे घर में नल चला गया, तो वो पनघट वगैरह धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो गए। इंडी वगैरह नहीं जानती आजकल की महिलाएं। अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। समझ में आया, तारे तारे न लगकर क्या हो गए, घड़े हो गए, उषा उषा न रहकर क्या हो गई, नागरी हो गई, एक शहर की लड़की हो गई, स्त्री हो गई, महिला हो गई, चतुर स्त्री हो गई, ठीक है। अंबर अंबर न होकर क्या हो गया, पनघट हो गया। आया समझ में। अब बताओ कोई दिक्कत इस पंक्ति में, गर्ल्स सर नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा, अकेला नो बोलने से पार नहीं पड़ेगी, देखो अकेला नो बोलने से पार नहीं पड़ेगी, मेरे को बताओ क्या नहीं आया, वो बताना पड़ेगा आपको। फिर ये भी नहीं पूरा दोबारा से बता दो, ये भी नहीं चलेगा कि पूरा दोबारा से बता दो, मैं एक एक में थोड़ी यहाँ पे अटका रहूंगा। ये बताओ कि सर ये बात नहीं आई समझ में, कारण बताओ मेरे को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबके समझ में आ गया, इतना डिटेल से बताने की कोशिश की है। हाँ सर। हाँ सर आ गया। ठीक है। अवधेश के बालक चारी, बचा हुआ अभी आ जाएगा इस पंक्ति में, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर विहरे। अब यहाँ पे रूपक अलंकार कहाँ सी है, कोई बता सकता है। मन मंदिर, मन मंदिर, चलो मन मंदिर, मन रूपी मंदिर, मंदिर, मन को ही क्या मान लिया, मंदिर मान मंदिर। लिया, वेरी गुड। मन को ही क्या है, मन मन नहीं है, मंदिर है, ठीक है। क्योंकि मानना बोल रहा हूं बार बार, ये शब्द आ रहा है, लेकिन ये आप बोलोगे सर मानने के लिए तो आपने ये कहा था, हाँ बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, माना तो अगले में जाएगा, अगला अलंकार पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, वो पढ़ेंगे तो शायद आपका तीनों का डाउट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मानना इसमें होता है, संभावना इसमें होता है, एक रूपता रूपक में होती है, और समानता या तुलना किसमें होती है, उपमा अलंकार में होती है। फिर तीनों डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर विहरे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर विहरे। अवधेश मतलब अयोध्या के नरेश, अवधेश मतलब अयोध्या के नरेश, उसके 4 बालक हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा तुलसी के मन रूपी मंदिर में विचरण करते हैं, विहरे मतलब विचरण करते हैं। तुलसी कहते हैं कि सदा, तुलसी तुलसी कौन, तुलसीदास, तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधेश के 4 बालक सदा तुलसी के मन रूपी मंदिर में विचरण करते हैं, कि मेरे मन में वो चारों बच्चे कौन कौन, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये सारे है ना मेरे मन रूपी मंदिर में विचरण करते हैं। और ज्यादा कौन करता है, श्री राम श्री राम श्री राम, हाँ श्री राम करते हैं, बाकी चारों के लिए उनके मंदिर में स्थान है। सर भेदभाव क्यों करते हो। नहीं भेदभाव नहीं करते, चारों को मानते हैं, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा तो खैर फेमस ही वो तो श्री राम के लिए है बेटा, राम के भगत है हनुमान जी, कभी सुना है क्या भरत के भगत है, लक्ष्मण के भगत है, नहीं ना, राम के भक्त है। हाँ, भेदभाव मैं क्यों करूंगा बेटा, मेरा क्या जा रहा है, जैसा है वैसा बता रहा हूं मैं आपको। तो अवधेश मतलब अवध के नरेश, अवध बोलते हैं अयोध्या को, अयोध्या के नरेश के 4 बालक थे। रानियां कितनी थी,
201 4 ही। हाँ 4 थी। अरे बेटा अयोध्या के नरेश मतलब दशरथ के कितनी 3 रानियां थी थी? सर। हाँ 3 3 थी। अरे बेटा आप भी ध्यान रखो छात्रों, 204 आप थी, भी ध्यान रखो। एक मर गई। सर इतनी रानी में क्या करते हैं? राजा लोग थे ना बेटा, राजा लोग पहले शादियां कर लिया करते थे, कोई पाबंदी तो हुआ नहीं करती थी, आजकल जरूर पाबंदियां। चलो छोड़ो। अवधेश के 4 बालक हैं, तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में वो विचरण करते हैं, हमेशा विचरण करते हैं। चरण कमल, कमल रूपी चरण, कमल नयन, कमल रूपी नयन। ये हो गया उत्प्रेक्षा सॉरी उपमा सॉरी रूपक अलंकार। आगे 2 उदाहरण और आ गए। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। कवि कह रहा है कि प्रेम रूपी अतिथि द्वार पर खड़ा है, प्रेम रूपी अतिथि द्वार पर खड़ा है। प्रेम रूपी अतिथि, प्रेम अतिथि अलग नहीं है, ये एक ही मान लिया, एक रूपता स्थापित कर दी दोनों में। प्रेम रूपी अतिथि द्वार पर खड़ा है, क्या कर दो? हृदय रूपी कपाट खोल दो, हृदय रूपी किवाड़ खोल दो, ताकि वो प्रेम है ना हृदय के अंदर आ जाए, मतलब घर के अंदर आ जाए। प्रेम अतिथि है और वो कहाँ आएगा? हृदय में आएगा। तो हृदय के लिए क्या है? हाँ हृदय, हृदय मतलब दिल, बोलते ना दिल को खोल लो मैं अंदर आ जाऊं, इस प्रकार से। हृदय में कपाट होता है क्या? नहीं होता, लेकिन कवि की कल्पना है। किसी के हृदय में कपाट है क्या कि 2 किवाड़ है मेरे में 4 किवाड़ है,